हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीजा टेक बूस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन को मंजूरी दी है, तो कौन कौन सी आपके पास जो स्किल्स हैं, आपकी जो सैलरीज हैं, यानी कि कितनी यहाँ पे इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होंगी, तो सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। अगर सैलरी आपकी इंक्रीज़ होगी, ठीक है, तो कितनी होगी, यानी कि कितने गुना आपकी जो सैलरी है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से अपन समझेंगे और विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग का जो फिटमेंट फैक्टर है तो बढ़ जाएगा, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी उतनी नहीं बढ़ेगी। जानिए क्यों। देखो, इसका जो फिटमेंट जो फैक्टर है उसके बारे में अपन बताएंगे आगे थोड़ा। तो अभी इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें क्या है, ये गलत धारणा है कि अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 यानी कि 2.86 होता है तो वेतन और पेंशन में भी उतनी ही गुना बढ़ोतरी होगी। असल में फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है, न कि ग्रोस सैलरी। देखो, आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उसमें आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो लागू होता है, ठीक है। आपकी जो भी ग्रोस सैलरी है उस पर आपका जो फिटमेंट फैक्टर है यहाँ पे ये लागू नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको अभी समझनी है। अब देखो फ्रेंड्स, देखो, 8वें वेतन आयोग यानी कि जो 8th पे कमीशन की जब से घोषणा हुई है उसके बाद से ही केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी हैं और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में संशोधन के आधार पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यानी कि इस पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि आपका जो सैलरी वगैरह है वो कितना इंक्रीमेंट होने वाला है, कितना बढ़ेगा। तो सारा कुछ अभी मैं डाटा एनालिसिस करके आपको बताया हूँ, ठीक है। अभी मैं बता भी रहा हूँ इसके बारे में। तो देखो, इसमें क्या है, जैसे ही आपका जो इंक्रीमेंट है, ठीक है, आपका जो बेसिक सैलरी है उस पे ये फिटमेंट फैक्टर यहाँ से लागू होता है। अब फिटमेंट फैक्टर होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे अपन, है ना। अब देखो, रिपोर्ट्स के मुताबिक, यानी कि जो रिपोर्ट्स हैं, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 से 2.86 के बीच हो सकता है। यानी कि आपकी जो सैलरी है वो थोड़ा बहुत तो बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि 10% से अधिक आपका जो सैलरी है वो लगभग बढ़ेगा। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसका इस्तेमाल सरकार कर्मचारी के वेतन और पेंशन को रिवाइज करने के लिए करती है। हालांकि फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक गलतफहमी भी है। देखो, ये जो सैलरी होती है आपकी, भाई कितनी बढ़नी है कितनी नहीं बढ़नी है, तो फिटमेंट जो फैक्टर होता है वही लागू करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी जो सैलरी का इंक्रीमेंट है आपका 10% करना है, 12% करना है, या फिर 15% करना है, 20% करना है, ठीक है। तो ये जो फिटमेंट फैक्टर है यही आपके ऊपर लागू होता है, ठीक है, जो भी सेंट्रल जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है। जो भी, लेकिन इसके ऊपर जो गलतफहमी है उसके बारे में बताते हैं आपको। अब देखो, यहाँ से ये गलत धारणा है कि, यहाँ से देखो, ये एक गलत धारणा है। इसमें क्या गलत धारणा है, देखो, कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो वेतन और पेंशन में भी उतनी ही गुना बढ़ोतरी होगी। असल में फिटमेंट फैक्टर सिर्फ बेसिक सैलरी पर लागू होता है, न कि ग्रोस सैलरी पर। यानी कि आपकी जो बेसिक सैलरी होती है उस पर ही फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, ना कि आपकी जो ग्रोस सैलरी, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर का असली मतलब क्या है, तो यही होता है कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसके ऊपर ही ये लागू होता है, ठीक है। अगर आपकी जो ग्रोस सैलरी है तो आपका जैसे आपका डीए बन के आता है, ठीक है, जो भी आपका जो फंड वंड उसमें बन के आता है तो वो सारा कुछ नहीं ऐड होता है उसमें। सिर्फ आपकी जो बेसिक सैलरी होती है, चाहे आपकी 33,000 हो, ठीक है, चाहे आपकी 35,000 हो, तो कोई भी आपकी जो बेसिक सैलरी होती है तो वही आपको यहाँ से मिलती है और उसी में फिटमेंट जो फैक्टर होता है वही लागू होता है। इसमें थोड़ा बहुत डिटेल्स में देखते हैं अपन, सैलरी और पेंशन में भी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर के अनुपात में क्यों नहीं होती। तो इसका जो रीज़न है, देखो, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार ग्रोस सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर का उतना असर नहीं दिखता क्योंकि कुल वेतन में कई अन्य घटक भी शामिल होते हैं। यानी कि अन्य जो अदर जो फैक्टर्स होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। जैसे देखो, वेतन और पेंशन को रिवाइज करते समय पे पैनल कई अन्य पहलुओं को ध्यान में रखता है, जिसे आपके डीए को बेसिक सैलरी पे, यानी कि जो आपका बेसिक पे होता है उसमें डीए को जोड़ देते के साथ मर्ज करना और अन्य भत्तों को जोड़ना या हटाना। यानी कि कोई भी भत्ते वगैरह होते हैं आपके, उसको ऐड करना या फिर उसको हटाना। तो इससे यह सुनिश्चित होता है कि फिटमेंट फैक्टर की गणना सिर्फ बेसिक पे पर ही लागू होगी। यानी कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो आपका
उस पे बेसिक सैलरी पे लागू होता है, ठीक है, ना कि आपकी ग्रोस सैलरी पे, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा बहुत समझना होगा। इसके बाद देखो, आसान भाषा में अगर अपन समझिए कि सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.97 था, ठीक है। सातवें वेतन यानी कि एक से अभी 8वां वेतन जो लागू होने वाला है उससे पहले सातवें वेतन की बात कर रहे हैं, जिसके बेसिक पे था आपका 7,000 रुपये था, ठीक है। तो 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया, यानी कि 7 से 18 यानी कि 11,000 रुपये का क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो देखो, लेकिन वास्तविक बढ़ोतरी की बात करें तो लेवल जो थर्ड 1 से थर्ड के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में औसतन 15% यहाँ से ही वृद्धि हुई है, यानी कि आपका जो वेतन है वो सिर्फ 15% ही बढ़ा है। हालांकि लेवल 4 से 10 के कर्मचारियों को इससे ज़्यादा बढ़ोतरी मिली, यानी कि देखो 1 से जो 3 जो लेवल के जो कर्मचारी हैं उनकी जो पेंशन है वो केवल 15% ही बढ़ी है, ठीक है। और लेकिन उनकी अदर की जो 4 से 10 लेवल के हैं उनकी यहाँ से बढ़ोतरी ज़्यादा मिली है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसको थोड़ा बहुत मैं इसमें देखो, आप एक बार इसको नोटिस कर लीजिएगा। ये 15% वाला है आपका, और यहाँ से लेवल ये देखो, यानी कि इनकी जो बेसिक है, बेसिक सैलरी में 1 से 3 जो लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनका जो बेसिक पे होता है वो 15% ही बढ़ा है, और आपका जो लेवल 4 से 10 था वो इसमें ज़्यादा बढ़ा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, देखो यहीं वहीं 8वें यानी कि जो छठे वेतन का जो कर्मचारी होता है इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, लेकिन वेतन और पेंशन में 54% की बढ़ोतरी हुई, जिससे साफ है कि फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होने का मतलब यह नहीं है कि कुल वेतन में ही बढ़ोतरी होगी, नहीं, आपका जो बेसिक पे होता है उसमें ही आपका यहाँ से ऐड वगैरह होता है, ठीक है। तो बाकी अब देखो, यहाँ से देखो, आपको मैं कुछ यहाँ से वेतन बता रहा हूँ। पिछले कुछ जो वेतन आयोगों में वास्तविक वेतन वृद्धि कितनी हुई है, देखो कितनी फीसदी हुई है। तो देखो, आपका जो दूसरा वेतन आयोग था उसमें आपकी जो वृद्धि थी वो 14.2% थी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा वेतन आयोग में आपकी जो थी वो 20.6% थी आपका। चौथा वेतन आयोग में आपकी जो वृद्धि थी वो 27.6% थी। पाँचवें वेतन में आपकी 31% थी, और छठे वेतन में आपकी 54%, और सातवें वेतन में आपकी कितनी हो गई, 14.3% आपकी यहाँ से क्या हो गई, वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ये तो कुछ आपकी जो वृद्धि हैं, यानी कि आप वेतन सेकंड से लगा के सातवें वेतन तक दे सकते हैं। अभी 8वें वेतन में देखते हैं कितना इंक्रीमेंट वो करते हैं। तो सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है अभी, है ना। अभी इसमें है कि 8वां वेतन आयोग कब गठित होगा। देखो, अब जब 8वें वेतन आयोग के गठन की तारीख नज़दीक आ रही है तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस बार एक अच्छी वेतन वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि वे एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग अप्रैल 2025 में औपचारिक रूप से गठित होने की उम्मीद है, यानी कि आपका जो अप्रैल आने वाला है तो अप्रैल में इसके जो चांसेस हैं, ठीक है, वो आपके ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि अप्रैल से ही आपका जो 2025 वाला है तो इसी में ही जो आपका जो है वो क्लियर होने वाला है, यानी कि यहाँ से ये गठित हो जाएगा, ठीक है। तो इसके चांसेस भी यहाँ से बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अप्रैल 2025 के समथिंग आपका जो ये वेतन है ये लागू हो जाएगा। इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टिव मैकेनिज्म यानी कि NCJCM के कर्मचारी पक्ष ने सुझाव दिया था कि नए वेतन आयोग की शर्तों में वेतन भत्तों और लाभों और पेंशन और ग्रेच्युटी, ठीक है, ग्रेच्युटी जैसी सेवानिवृत्त जो लाभों की समीक्षा शामिल की जानी चाहिए। अब ये देखना बाकी है कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है, यानी कि देखते हैं अब ये कितना यहाँ से कारगर होता है नहीं होता है। तो ये तो देखो आने वाला वक्त ही बताएगा अभी, लेकिन आपका जो इंक्रीमेंट है वो कितना होता है, देखो वो देखने वाली बात है कि आपको जो इंक्रीमेंट है आपका 20% होता है, ठीक है, या फिर 25% होता है, या फिर 18%। तो इनकी उम्मीदें सबसे ज़्यादा हैं, प्रबल हैं, ठीक है, यानी इन तीनों में से कोई ना कोई सा यहाँ से आपका जो इंक्रीमेंट हो सकता है। तो वो आपका ये सारे डाउट जितने भी थे आपके, तो सारे मैंने लगभग आपके सोल्व आउट कर दिए हैं, ठीक है। और आपको एक निष्कर्ष के रूप में मैं बता रहा हूँ, जो आपका जो वेतन है, ठीक है, आपका वेतन है जो ग्रोस सैलरी में आपका ऐड नहीं होगा, ठीक है, ग्रोस सैलरी में आपका ऐड नहीं होगा। जो भी आपका बेसिक पे है उसी में ही जो आपका है वो ऐड होगा, ठीक है। जो बेसिक पे आपको बेसिक वेतन मिलता है उसी में ये सारा कुछ क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।